तो मध्य प्रदेश में अगले सीएम को लेकर संशय बरकरार है। बीजेपी आलाकमान ने इसके लिए 3 सदस्यों वाली पर्यवेक्षकों की कमेटी का गठन कर दिया है। फिलहाल पार्टी के कई नेताओं को अगला सीएम बनने को लेकर अटकलें तेज हैं और इसी बीच खबर यह है कि सोमवार को तीनों पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक लेंगे, जिसके बाद सीएम फेस से पर्दा उठने की पूरी उम्मीद है। आज अग्नि परीक्षा होगी इसी पर, उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में इलेक्शन तो निपट गया है, लेकिन टेंशन अभी भी जारी है। प्रदेश के हर आम और खास के मन में ये बड़ा सवाल है कि शिवराज मामा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रिटर्न होंगे या फिर किसी और को टर्न मिलेगा। वैसे पार्टी ने नए मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। संकेत मिल रहे हैं कि सोमवार को मध्य प्रदेश के नए सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। अभी के लिए मध्य प्रदेश में सीएम की कुर्सी पर बैठने वाले नेता के नाम के चयन को लेकर पार्टी ने ऑब्जर्वर की नियुक्ति कर दी है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के लक्ष्मण और आशा लकड़ा को मध्य प्रदेश का पर्यवेक्षक बनाकर भेजा जा रहा है। वहीं सीएम फेस को लेकर रेस में 4 नाम सबसे आगे चल रहे हैं, जिसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी सीएम पद की रेस में शामिल है। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सोमवार को सस्पेंस खत्म हो सकता है, जहां बीजेपी का कहना है कि सोमवार को पता चल जाएगा कि एमपी का अगला सीएम कौन होगा। वहीं कांग्रेस सीएम के चयन को लेकर हो रही देरी पर बीजेपी पर तंज कस रही है। कल रविवार, सोमवार है, आज रविवार है। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी का जो आप समझ रहे हैं सस्पेंस जिसे कह रहे हैं या प्रभात जिसे कह रहे हैं, वो निकलेगा। सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। रिजल्ट आ गए थे, 8 दिन हो गए पूरे, अभी तक नई सरकार का गठन नहीं हो पाया, मुख्यमंत्री तय नहीं हो पाया। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ फुटबॉल चल रही है। राज्यपाल महोदय को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए और सारी कमान अपने हाथ में लेकर किसी को भी नियुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के हालात आज तक नहीं हुए मध्य प्रदेश में, जो हालात आज बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है, लेकिन प्रदेश में बीजेपी सरकार का मुखिया कौन होगा, किसके सिर सीएम का ताज सजेगा, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है, जिसको लेकर सोमवार को पर्दा उठने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में सीएम फेस को लेकर सस्पेंस बरकरार है, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर तमाम दिग्गजों ने कुछ तस्वीरें पोस्ट की जो इस वक्त सियासी बाजार में चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। तमाम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज एक्स पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की है और करते हुए सभी को राम राम लिखा, जिसका राजनीतिक पंडित अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर है सीएम फेस को लेकर प्रबल दावेदार माने जा रहे नरेंद्र सिंह तोमर की, जो भारत संकल्प यात्रा से जुड़े और दीदी स्टॉल पर चाय नाश्ते का आनंद लेते नजर आए। वहीं नवनिर्वाचित विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की एक तस्वीर सुर्खियां बटोर रही है, जहां वो फतेहपुर में अजब धाम में श्री श्री राजकुमार सरकार के दर्शन करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान कान पकड़े फोटो चर्चा में है। जो चौथी तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की है, जो बेंगलुरु में विकसित भारत यात्रा में शामिल होने के बाद ऐसा हाथ दिखा रहे हैं जैसे कह रहे हो कि ऑल इज वेल। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान की अगर बात की जाए तो सभी को राम राम करने वाली तस्वीर है। नरेंद्र सिंह तोमर, यह अच्छा नाश्ता है लिखा। प्रहलाद पटेल, सरकार को नमन। ज्योतिरादित्य सिंधिया, हां सब ठीक है। इस तरह की ये तस्वीरें जो हैं सबसे पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अब पहले आपको यह भी बता देते हैं कि वो कौन से नाम हैं जो सीएम पद की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान वो पहला नाम है जो सीएम की रेस में सबसे आगे है। बताया जा रहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल का नाम भी सीएम की रेस में शामिल है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी सीएम की रेस में शामिल है। तो चलिए अब आपको सबसे पहले मध्य प्रदेश में सीएम फेस के प्रबल दावेदारों के बारे में एक बार विस्तार से बता देते हैं। एमपी में मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान।
माना यह भी जा रहा है कि शिवराज साल 2005 से 2018 तक लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। वहीं 2020 में कमलनाथ सरकार गिरने के बाद शिवराज को चौथी बार प्रदेश की सत्ता की चाबी मिली। वहीं शिवराज ओबीसी वर्ग से आते हैं, जिसका फायदा उनको सीधा मिल सकता है। तो वहीं युवाओं और महिलाओं में भी शिवराज की लोकप्रियता बहुत देखी जाती है। अब बात करते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी सीएम की रेस में आगे चल रहा है। बता दें कि तोमर एमपी की मुरैना सीट से 3 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। वहीं ग्वालियर चंबल के पूरे इलाके में तोमर की अच्छी खासी पकड़ जो है मजबूत मानी जाती है। तोमर विधायक रहते हुए एमपी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी इस रेस में प्रबल दावेदारों में से एक माने जाते हैं। प्रहलाद पटेल की अगर बात की जाए तो 5 बार लोकसभा के जीत चुके हैं वो, और 2014 से लगातार नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि प्रहलाद पटेल ने अपने पूरे राजनीतिक करियर में 2023 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीता भी है। अब सीएम फेस की रेस में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी आगे चल रहा है। कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश में 7 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। वहीं लगातार 12 साल तक एमपी सरकार में मंत्री रहने का अनुभव भी विजयवर्गीय के पास है। तो 23 के विधानसभा चुनाव में इंदौर की सभी 9 सीटें जीतने में बीजेपी के लिए कैलाश ने अहम भूमिका भी निभाई है। ये वो 4 नाम थे जो हमने आपको बताए सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। तमाम मेरे सहयोगी जुड़ गए। आकाश द्विवेदी भोपाल से मेरे साथ हैं, अजय द्विवेदी मेरे साथ भोपाल से जुड़ गए, डॉक्टर सत्यप्रकाश जी मेरे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी का स्वागत करते हुए सबसे पहले आकाश आपके पास आ रहा हूं। आज की रात शेष है, लगता है कल जो विधायक दल की बैठक है उसमें नाम तय हो जाएगा, जैसा कि आज छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। आज की रात किस तरह से समीकरण समझ में आए, क्या कुछ बातचीत हो पाई आपकी अभी तक सभी नेताओं से? देखिए, उम्मीद यही है कि कल जो सस्पेंस है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की सियासत में एक लंबा वक्त होता जा रहा है। अब तक नई सरकार का गठन नहीं हो पाया है, क्योंकि इस बार बीजेपी बिना मुख्यमंत्री के चेहरे पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ी और चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत मिला। इस ऐतिहासिक बहुमत के बाद भी अब तक मुख्यमंत्री का चयन न हो पाना ये बताता है कि बीजेपी कुछ बड़ा सोच रही है मध्य प्रदेश को लेकर, जैसा आज हमने छत्तीसगढ़ में देखा। और छत्तीसगढ़ में जो फैसले हुए उससे लगता है कि मध्य प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री ओबीसी हो सकता है। और पिछली अगर सियासत की बात करें तो मध्य प्रदेश की तासीर ऐसी ही रही है। अधिकतर जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो ओबीसी रहे हैं। खुद शिवराज सिंह चौहान ओबीसी वर्ग के बड़े चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं। अभी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की कमान उन्हीं के पास है और अभी भी सबसे प्रबल दावेदारों में शिवराज सिंह चौहान का नाम आगे है। अगर ओबीसी चेहरों की बात करें तो उसके बाद आते हैं प्रहलाद पटेल। नरसिंहपुर से पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े, जीते और अब मध्य प्रदेश में ही काम करेंगे, स्पष्ट हो चुका है। ऐसे में उन पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। नरेंद्र सिंह तोमर भी पीछे नहीं है, बड़े नेता हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री रहे हैं और ये भी एक बड़े दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय, क्योंकि बीजेपी ने टिकट बंटवारे के बाद जो फैसला लिया, क्योंकि 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसद और 1 राष्ट्रीय महासचिव, इससे स्पष्ट हो गया था कि बीजेपी मध्य प्रदेश में कुछ बड़ा करने वाली है। और अब इस तरीके से जो चुनाव लड़ा गया उस वक्त से ही सामूहिक नेतृत्व की बात मध्य प्रदेश में की जा रही थी। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये बात कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं है, लेकिन जो मुख्यमंत्री की बीते कुछ दिनों में प्रक्रियाएं रही हैं, चाहे वो 3 तारीख के बाद से अब तक की देखें, मुख्यमंत्री श्योपुर पहुंचते हैं, कहते हैं कि हार नहीं मानूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी की वो कविता पढ़ते हैं। इसके बाद वो दिल्ली नहीं गए, दिल्ली न जाने के की बजाय वो छिंदवाड़ा पहुंचते और कहते हैं कि 29 लोकसभा सीटों की मालाएं प्रधानमंत्री को पहनानी है। लगातार मुख्यमंत्री अपनी बातों में लाडली बहना का जिक्र करते रहे हैं, केंद्र को क्रेडिट देने के साथ साथ। इसका आशय जो राजनीतिक जानकार है सत्यप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो बताएंगे, अच्छे समझाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहे हैं कि शिवराज सरकार की योजनाओं का इम्पैक्ट मध्य प्रदेश में पड़ा है। एक बार भी दिल्ली नहीं पहुंचे, तमाम बड़े नेता दिल्ली में मुलाकात करके आ चुके हैं। जो कोई नहीं कर रहा है वो शिवराज कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जो 3 पर्यवेक्षक कल सुबह 11 बजे मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं वो विधायकों से रायशुमारी के, इसमें 2 तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं। या तो ये पर्यवेक्षक केंद्र से तय नाम लेकर पहुंचेंगे जो विधायकों को अवगत कराएंगे, या फिर इनसे रायशुमारी की जाएगी कि आप इससे मुख्यमंत्री के तौर पर। आकाश, लौटूंगा आपके पास। बिल्कुल, आपने ये जो तमाम फैक्ट्स बताए, चाहे वो सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर हो या अलग अलग नेताओं को लेकर हो। अजय, आपके पास आ रहा हूं, फिर मैं सत्यप्रकाश जी के पास चलूंगा और आज तो विस्तार से सत्यप्रकाश जी से बात करना है।
आज उनके वो तमाम जो सियासी समीकरण वो बनाते हैं, जितने भी गढ़े थे, आज उनसे मैं जानूंगा। उससे पहले अजय आपसे ये जानूंगा, बहुत महत्वपूर्ण आकाश ने जिक्र किया कि पर्यवेक्षक भोपाल पहुंच रहे हैं, क्या वो लिफाफा लेकर आएंगे या फिर फोन के जरिए बताया जाएगा? उससे पहले क्या कयास हैं, किस तरह की चर्चाएं नजर आ रही हैं? जो बड़े नाम आगे से चल रहे हैं उनमें कौन आगे पीछे है और किस तरह के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान अपने तरीके से प्रेशर डाल रहे हैं केंद्र पर, और ये तो साफ है कि जो पर्यवेक्षक आएंगे वो दिल्ली से नाम जरूर लिफाफे में लेकर आएंगे और विधायक दल के सामने रख देंगे कि ये नाम है और इसी पर विधायक दल को मुहर लगाना है। एक प्रक्रिया जरूर है, संवैधानिक प्रक्रिया है और पार्टी का एक जो रीति नीति है उसके हिसाब से आएंगे। विधायकों से 1-to-1 चर्चा की बात हो रही है, तो 1-to-1 चर्चा तो संभव नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि विधायक दल की बैठक होगी, बैठक में नाम प्रस्तावित कर दिए जाएंगे और उस नाम पर तमाम विधायक दल अपनी सहमति देंगे और सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, जो छत्तीसगढ़ में आज हुआ। लेकिन जो सीएम के रेस में जो सबसे आगे हैं वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव के बाद जिस तरह से जीत मिली है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेहद कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं। चाहे वो श्योपुर में हो, चाहे छिंदवाड़ा में हो, चाहे वो राघवगढ़ गए, कमलनाथ के गढ़ में भी गए, दिग्गी के भी गढ़ में गए और सभी जगह जाकर उन्होंने जो है 24 लोकसभा चुनाव की जो है उसकी तैयारियां शुरू कर दी। 29 की 29 सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी को जीत दिलाने के लिए उनके गले में कमल का फूल डालने की बात कहते हुए नजर आए। अलग अलग मंचों से वो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के लिए मिशन 29 के लिए जुट गए हैं। तो शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश में 18 सालों का कार्यकाल है, अलग तरीके से वो केंद्र पर जता रहे हैं क्योंकि वो सीएम अभी भी हैं और जिस तरह से वो अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं, तो हो सकता है उनको पहले से अगर जानकारी हो या उनको कोई इशारा मिला हो या जो भी हो, प्रेशर पॉलिटिक्स तो है, अपने तरीके से जताने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अजय लौटूंगा। अब एक फर्स्ट रिएक्शन सत्यप्रकाश जी से ले लेता हूं। सत्यप्रकाश जी, सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ में आज सीएम के नाम का ऐलान हुआ, कैसे देखते हैं? थोड़ा सा शॉकिंग था क्योंकि उससे हम ऑब्जर्व करें और मध्य प्रदेश के लिहाज से सोचें तो पहली गेंद आपके पाले में यही है कि तीनों जो ऑब्जर्वर हैं वहीं से शुरुआत करते हैं। सर देखिए विकास जी, जब भी कोई सीएम कैंडिडेट सेलेक्ट होता है तो उसके पीछे विधायक दल की बैठक और उसमें सिलेक्शन होता है। बेसिकली वो इलेक्शन होता है, लेकिन रायशुमारी से वो इलेक्शन नहीं होता है, नहीं बिना किसी विरोध के नाम तय हो जाता है। लेकिन चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो या अदर पार्टीज हो, उन सब में ही कहीं ना कहीं ये नाम जो होते हैं वो आला कमान, पार्टी के हाई कमांड ही तय करते हैं। जैसा कि आज आपने छत्तीसगढ़ में जो देखा, देखिए छत्तीसगढ़ में कोई नाम इलेक्शन तो हुआ नहीं, वहां सीधा सीधा नाम आया, प्रपोजल आया, प्रपोजल पर सहमति हुई और नाम अनाउंस हो गया। देखिए यहां एक बहुत बड़ी चीज देखने की है कि छत्तीसगढ़ में आपने देखा कि वहां दो ही कम्युनिटी मेजर है, या तो ट्राइबल कम्युनिटी या फिर ओबीसी। अभी तक छत्तीसगढ़ में अगर अजीत जोगी का नाम छोड़ दिया जाए, हालांकि अजीत जोगी कंट्रोवर्शियल उनकी कास्ट रही है कि वो एससी थे या एसटी थे, हालांकि उनने बेनिफिट सब एसटी के उठाए पॉलिटिक्स में, लेकिन हमेशा जब से 2003 के बाद से लगातार आपने देखा वहां ओबीसी का मुख्यमंत्री रहा, चाहे भूपेश बघेल हो या अपर कास्ट के रमन सिंह रहे हों, लेकिन पहली बार वहां पर ओबीसी एसटी कम्युनिटी से आया। अब मध्य प्रदेश का उसी से थोड़ा सा कनेक्शन जोड़ते हैं हम कि मध्य प्रदेश में जो मेन कंटेंडर्स हैं या यहाँ का जो ट्रेडिशन है, लगातार 2003 से मुख्यमंत्री जो भी रहा हो, चाहे भारती जी रही हो, चाहे गौर साहब रहे हो या फिर शिवराज सिंह चौहान, सभी ओबीसी हैं। ऐसा में ये देखा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए ये मेरा एनालिसिस है कि एसटी छत्तीसगढ़ में आ गया, मध्य प्रदेश में ओबीसी चेहरा हो सकता है और राजस्थान में सामान्य वर्ग से हो सकता है, क्योंकि वहां पर कंटेंडर्स ज्यादातर सामान्य वर्ग से ही हैं। केवल हम दो लोगों को, या तो किरोड़ीलाल मीणा को छोड़ दें या मेघवाल को छोड़ दें, एक एसटी का है, एक एससी का है, बकाया के सभी अपर कास्ट के ही हैं। तो कहा यह जा सकता है कि इस बैलेंस को अगर ध्यान रखा गया तीनों राज्यों में, क्योंकि हिंदी लैंड्स में भारतीय जनता पार्टी की पिछले बार यानी 2019 में जो सीट्स आई इन 3 राज्यों में
राजस्थान में पूरी 25 आई, मध्य प्रदेश में 29 में से 28 आई, छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 आई। तो इस चीज को रिटेन करने के लिए, वो कास्ट बैलेंस करने के लिए ये फार्मूला लागू कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल एक आता है कि नरेंद्र सिंह तोमर जैसे कद्दावर नेता, भले ही वो शिवराज के कैबिनेट में मंत्री रहे, मोदी के कैबिनेट में कद्दावर मंत्री टॉप 5 लीडर्स में रहे, लेकिन क्या वो, उनका पोजीशन क्या होगा? अगर शिवराज जी रिपीट हुए तो फिर उनका पोजीशन क्या होगा? या प्रहलाद पटेल आए, जो भले ही यूनियन मिनिस्टर पहले से हैं, लेकिन जो नेशनल स्ट्रेचर है उसमें उनका लेवल उनसे काफी छोटा है, क्योंकि मिनिस्ट्री में भी बहुत पीछे, जो मिनिस्ट्री का अगर वो देखा जाए ऑर्डर, तो वो बहुत नीचे आते हैं उस डेकोरम में। तो क्या उनके अंडर में वो बनेंगे? अगर ओबीसी, या तो बीजेपी अपने ट्रेडिशन को बनाए रखे, यानी ओबीसी को यहाँ रखे, क्योंकि यहाँ मोर देन 51% पॉपुलेशन ओबीसी की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा बड़ा मामला बनता है कि देखिए, वहां भी देखा आपने कि 2 डिप्टी सीएम बनाए, जो छोटी पॉपुलेशन 90 सीट्स हैं वहां, और उनमें आपने छोटे राज्य में 2 डिप्टी सीएम बना दिए गए। आपको याद है, वहां अरुण शाह को डिप्टी सीएम बनाया और विजय शर्मा को डिप्टी सीएम बना दिया। चर्चा है अभी एक अपर कास्ट और एक ओबीसी। तो मध्य प्रदेश का सिनेरियो भी कुछ वैसा ही हो सकता है। यहां 2 से अधिक यानी 3 तक भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकते हैं। ठीक है सर, लौटूंगा आपके पास। जो ओबीसी से आपने चर्चा की शुरुआत की, आकाश आपके पास आ रहा हूं। भोपाल में किस तरह की चर्चाएं, जो स्थानीय नेता हैं या जो प्रदेश के तमाम पदाधिकारी हैं, वो किस तरह की चर्चाएं करते, जो कयास लगाए जा रहे हैं, वो थोड़े से बताइए। क्या ओबीसी फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा सीएम के चेहरे को लेकर? देखिए, सत्यप्रकाश जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में आप ट्राइबल को मौका दे रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में ओबीसी को मौका दिया जा रहा है, लगभग यही मेरा अनुमान है। रही नेताओं की बात की, इनके चर्चाओं की, तो बीजेपी ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं विधायकों को, मीडिया से बहुत बातचीत सीएम को लेकर नहीं करनी। कल विधायक दल की बैठक तक के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो नेता बहुत बच रहे हैं और बहुत बारीक राजनीति मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर सीएम फेस को लेकर कर रही है। वो अब से नहीं, जब से टिकट का बंटवारा हुआ है तब से। गोपाल भार्गव जैसे सीनियर लीडर जो सीएम फेस के दौड़ में माने जाते रहे, वो खुद खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। कोई भी नेता आपसे मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सीधी बातचीत नहीं कर रहा है। सब यही कह रहे हैं, सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव हुआ है और कल पर्यवेक्षक आएंगे और इसके बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी। संभवतः ये पार्टी की लाइन हो या फिर पार्टी ने तय किया हो कि बयानबाजी से थोड़ा बचा जाए। और अगर जो सत्यप्रकाश जी जिक्र कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की 50% से ज्यादा आबादी, और मध्य प्रदेश की सियासत अमूमन हम देखते हैं कि ओबीसी के आसपास चलती है, यहाँ पर सियासत जो है वो ओबीसी के इर्द गिर्द घूमती है, और ऐसे में अधिक संभावना यही है कि एमपी में बीजेपी ओबीसी चेहरे को मौका दे सकती, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो या फिर ओबीसी से कोई दूसरा बड़ा नेता हो। दूसरे बड़े नेता में प्रहलाद पटेल ही सबसे आगे माने जाएंगे। लेकिन अगर ओबीसी के इतर पार्टी जाती है तो फिर कई नाम सामने आ जाते हैं। एक तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सबसे बड़े नाम, फिर कैलाश विजयवर्गीय, खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कई बड़े नेता हैं। तब गोपाल भार्गव का भी नाम आ जाता है। हालांकि अंदर खाने खबर यह है कि पार्टी जो सामान्य वर्ग का चेहरा है या ब्राह्मण वर्ग का चेहरा है, उसे आगे नहीं करना चाहती फिलहाल की परिस्थिति में, जो हमारी बातचीत के आधार पर जो पता चला है। लेकिन अभी कल तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि अब तक बीजेपी ने बहुत सस्पेंस बना कर रखा मध्य प्रदेश में, और जो नेताओं के हाव भाव हैं, खास तौर पर शिवराज सिंह चौहान, जिनको हम लगातार वॉच कर रहे हैं, जो फिलहाल मुख्यमंत्री हैं, वो किस तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो कितने बारीक नेता हैं, इनको समझना अभी सबसे मुश्किल है। और सबसे बड़े दावेदार मुख्यमंत्री के शिवराज सिंह चौहान ही देखे जा रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो हुआ उससे कई तरह के सवाल अभी उठ रहे हैं, और बीजेपी भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति तैयार कर रही है। अगर बीजेपी ये फैक्टर नहीं मानती है, केंद्रीय नेतृत्व फैक्टर नहीं मानता है कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना या फिर राज्य की योजनाओं का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है, तो फिर परिवर्तन की बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। हालांकि जो क्लियर मैंडेट है, जो 163 सीटें हैं, उससे ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में मोदी की लहर के साथ ही शिवराज की योजनाओं का भी इंपैक्ट पड़ा है। क्योंकि बीजेपी का जो असेसमेंट था, जो चुनाव के पहले तक हमारी बातचीत थी, 130 से 135 पर बीजेपी
खुद को आंक रही थी, लेकिन 163 पहुंचना और 3 राज्यों में सरकार बनाना, ये साफ बताता है कि मोदी की लहर बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तमाम फैक्ट्स काम करेंगे, लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल है कि चेहरा कौन होगा, और जो कि समय के गर्त में है, जो समय मुश्किल से 24-48 घंटे में लगभग ये तय हो जाएगा। आज आपके पास आऊं, सत्यप्रकाश जी आपके पास आऊं, बहुत छोटा सा ब्रेक में यहां ले रहा हूं, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो और जो चेहरे हैं स्पेसिफिक हम बात करेंगे, अलग अलग क्या समीकरण बनते, क्या रीजन बनते नजर आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अग्नि परीक्षा में आज चर्चा जारी है कि मध्य प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कई चेहरे सामने हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार दिखा भी रहे हैं, क्या समीकरण हो सकते हैं वो भी बता रहे हैं, और नाम कितने मायने रखते हैं, क्यों ये नाम आगे चल रहे हैं, तमाम ऐसे फैक्टर जो हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर पूरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। आकाश मेरे साथ है, अजय है और डॉक्टर सत्यप्रकाश जी हैं। अजय आपके पास आ रहा हूं, ये आपसे जानना चाहूंगा, जो ओबीसी वाले फैक्टर पे बात हुई है, यदि ये समीकरण काम नहीं करता है तो प्लान बी क्या होगा बीजेपी का, और इसकी क्या चर्चाएं हैं, जरा ये बताइए। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में देखिए इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास चॉइस बहुत है, क्योंकि किसी भी राजनीतिक पंडित ने अंदाजा नहीं लगाया था कि सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है। लेकिन सारे पंडितों का एनालिसिस फेल हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वो चाल चला जिसने किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि 7 सांसदों को और 3 केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया। हालांकि एक केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला से हार गए, लेकिन इस बार भी अगर सामान्य में जाते हैं तो केंद्रीय मंत्री के तौर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो सकते हैं, क्योंकि विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के 2 बार प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, तो उनको अच्छा अनुभव भी है। तो हो सकता है सामान्य वर्ग में जाए तो जो है नरेंद्र सिंह तोमर हो सकते हैं, उसके साथ साथ कैलाश विजयवर्गीय हो सकते हैं। अभी जो बातें चलकर आ रही है, वो सिंधिया का भी नाम आ रहा है, वीडी शर्मा का भी आ रहा है, तो तमाम नाम है जो सीएम के रेस में है। ये वो नाम है जिस पर पार्टी विचार कर सकती है, क्योंकि अब दिल्ली तय करेगा कि आखिर लिफाफे में किसका नाम आ रहा है। वो कल हालांकि साफ हो जाएंगी तस्वीरें कि मध्य प्रदेश का सीएम कौन होगा, लेकिन चर्चाओं की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर प्रबल दावेदार है, क्योंकि एक दिग्गज चेहरे मध्य प्रदेश के हैं, क्योंकि सीएम के अलावा और कोई पद उनके लिए बचता नहीं है, क्योंकि सीनियरिटी के आधार पर फिर विधानसभा अध्यक्ष का ही पद बचता है, जो नरेंद्र सिंह तोमर के लायक है। उनके फेस के हिसाब से उनके दिग्गज जो है केंद्रीय मंत्री रहे हैं, केंद्र में 5वें नंबर के मंत्री कह सकते हैं, तो उस लिहाज से नरेंद्र सिंह तोमर सीएम हो सकते हैं। सीएम नहीं हुए तो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी उनके लिए हो सकती है, क्योंकि सीनियरिटी के आधार पर अगर बात करें तो ये नाम है। सिंधिया का भी नाम चलकर आ रहा है, क्योंकि सिंधिया जिस तरह से अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, पीएम मोदी से मिले, पीएम मोदी खुद उनके स्कूल का जो कार्यक्रम था सिंधिया स्कूल वहां पर आए, उस तरह से गुजरात में जिस तरह से उनका जो है पारिवारिक संबंध है, गुजरात में उनके रिश्ते हैं, तो तमाम चीजों को लेकर एनालिसिस ये भी किया जा सकता है कि सिंधिया का तो कहीं नाम नहीं होगा। नरेंद्र सिंह तोमर प्रबल दावेदार पर, अगर जो है ओबीसी चेहरे पर ओबीसी कार्ड नहीं खेलती है भारतीय जनता पार्टी, तो नरेंद्र सिंह तोमर एक प्रबल दावेदार है। ये दावेदारियां पेश हो रही हैं, 4 नाम तेज चल रहे हैं। सत्यप्रकाश जी मुझे ये भी बताइए कि ये जो 4 से 5 ऐसे नाम हैं जो सबसे ज्यादा रेस में सामने आ रहे हैं, इसमें से कौन आपको सबसे आगे चलता नजर आ रहा है? क्योंकि अगर हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, एक अलग तरह की राजनीति अब वो कर रहे हैं। सब दिल्ली दौड़ लगा रहे थे, उन्होंने छिंदवाड़ा जाना जरूरी समझा, फिर वो राघोगढ़ जाते नजर आए और एक संदेश देने की कोशिश की। उस बयानबाजी में उन्होंने ये बताया कि 29 फूलों की जो माला है वो प्रधानमंत्री के गले में डालना है। ऐसे वक्त में क्या लगता है, ये जो राजनीति है, क्या दिखाना, क्या दर्शाना, और क्या मुख्यमंत्री जानते हैं कि यही नब्ज है? देखिए विकास जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो टफ डिसीजन लेने के लिए जाना जाता है। बेशक आज आपने छत्तीसगढ़ में ऐसा देखा, जो राउंड में नेम्स थे उनमें ये नाम कम ताकत पर दिख रहा था। हालांकि आकाश द्विवेदी ने अभी मध्य प्रदेश का जो प्रेजेंट सिनेरियो है उस पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। और मैं भी ये कहना चाहूंगा कि जो अगर ये नाम नहीं आया, जो आज राउंड में नाम दिख रहे हैं ना आपको, जो रेस में नाम दिखते हैं, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के ऐसा नाम लेकर आ जाए जो अब हम और आप कल्पना से परे हो। हालांकि जो लीडर्स हैं, यूनियन मिनिस्टर्स मध्य प्रदेश में लौटे हैं, शिवराज सिंह चौहान जैसे कद्दावर नेता हैं, ये सब एडजस्ट किए जा सकते हैं, लेकिन एक अजूबा अचरज भरा नाम भी सामने आ सकता, हो सकता है वो ओबीसी फेस से हो। लेकिन ये तय है कि जो भी सीएम बनेगा, ये मेरा एनालिसिस कह रहा है, वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ही होगा। ये आप मान के चलिए।
अगर ऐसा नहीं होता तो केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव नहीं लड़ाया जाता, उनके रेजिग्नेशन लोकसभा या यूनियन मिनिस्टरशिप से नहीं लिए जाते। एक चीज भी तय मान लीजिए आप, अगर कहीं रायशुमारी ना हो, इलेक्शन होता है या विधायकों के ओपिनियन लिए जाते हैं, तो आज की डेट में सबसे ज्यादा अगर कोई एमएलए रखता है तो वो शिवराज सिंह चौहान है, क्योंकि इतने एमएलए किसी के साथ नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास लंबा एक्सपीरियंस और उनका सॉफ्ट स्पोकन जो स्टाइल है वो कहीं ना कहीं उनको बहुत मजबूती प्रदान करता है। सामने लोकसभा के इलेक्शंस भी हैं, क्या नया सीएम आके वो लोगों को बैलेंस करेगा, पार्टी को बैलेंस करेगा, या फिर उस मिशन में जुट जाएगा? जैसा कि आपने अभी बहुत अच्छी चीज कही विकास, कि उन्होंने 29 मालाओं की जो बात कही, वो कहीं ना कहीं वो भी एक प्रेशर है, मतलब वो एक याद दिलाने की स्थिति है। उन्होंने याद दिलाया है कि आपको आगे 29 सीट भी लाना है। 28 आई थी, हालांकि नरेंद्र मोदी को इससे फर्क नहीं पड़ता। 2019 में आपने देखा होगा तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की थी, फिर भी इतनी जबरदस्त जीत आई थी। तो कहने का तात्पर्य उन्होंने एक ये प्रयास किया। दूसरा, आपने अपनी रिपोर्ट में शुरुआत किया था, जैसे कि आकाश ने भी बोला था कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की जो कविता कही कि रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, तो ये जो कविता है ये उस परिप्रेक्ष्य में है जब कोई चीज हमको हासिल नहीं होती है या हार होती है, तब वो कविता पढ़ी जाती है। तो ये उनका इशारा क्या कर रहा है? तीसरी बात बहुत अच्छी, उन्होंने जो ट्विटर हैंडल पर लिखा, राम सबको राम राम। राम राम का मतलब क्या होता है? गाना आपको याद होगा, हम तो जाते अपने गांव सबको राम राम राम। क्या ये उन्होंने इंडिकेशन दिया है? जी। ये कहीं ना कहीं उनका ये स्टाइल है। वो ऐसे लीडर नहीं है कि अपने आप को बोल दे कि नहीं वो लाडली बहना ने क्या किया, जैसे कि विजय वर्गीय बोल देते हैं या प्रहलाद पटेल बोल देते हैं। वो इस टाइप के बोलने वाले लीडर नहीं है कि केवल और केवल प्रधानमंत्री का चेहरा। ये संभव नहीं। अगर प्रधानमंत्री का चेहरा होता तो यहां भी आकाश ने बोला 122 123 सीट आती, 30 तक आती। लेकिन ये भी तय मान लीजिए आप कि 163 सीट आने में कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का चेहरा, उस व्यक्ति का प्रयास, उसका लाडली बहना जैसा आइडिया, कहीं ना कहीं दोनों का कॉम्बो मिलकर ही ये जीत भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में मिली है। इसी कारण ऐसी जीत ना तो छत्तीसगढ़ में मिली, ना राजस्थान में मिली, या डायरेक्ट 2/3 मेजॉरिटी में सरकार से ऊपर सदस्य आए हैं। ऐसे में कहा जा सकता वो सबसे प्रबल दावेदार हैं। लेकिन अगर सेंट्रल लीडरशिप उनको हटाना चाहती है, देखो ये बहुत खुली बात कह रहा हूं, अभी तक वो लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम है बीजेपी के, लेकिन वो 4 बार उन्होंने शपथ ली। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गुजरात में 4 बार ली। क्या बीजेपी में हाईएस्ट सर्विंग, मतलब लॉन्गेस्ट सर्विंग अगर सीएम बन जाएंगे, 5 बार लेंगे, तो उनके बराबर के कद का कोई दूसरा आदमी नहीं होगा। क्या ये सेंट्रल लीडरशिप को कितना उनको डाइजेस्ट होता है, इस पर भी कहीं ना कहीं उनके भविष्य का जो चीज है वो भविष्य में दिखेगी। तो मुझे जो लगता है कुल मिला के, चाहे अपर कास्ट के नरेंद्र सिंह तोमर हो, बड़ा चेहरा है, वो छोटे आदमी के बीच के साथ रह के कैसे डिप्टी सीएम स्पीकर रह सकते हैं। इधर गोपाल भार्गव, देखिए ब्राह्मण कम्युनिटी को एकदम अलग मध्य प्रदेश में नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये भी बहुत अधिक संख्या में है। अगर क्षत्रियों को, ब्राह्मणों को भारतीय जनता पार्टी अलग कर देगी, केवल ओबीसी का राग अलापती रहेगी या एसटी का राग अलापती रहेगी, तो अपर कास्ट कहीं दूर न चली जाए। तो भले ही सीएम चेहरा अपर कास्ट नहीं होगा, लेकिन उनको बैलेंस करने का प्रयास डिप्टी सीएम देकर मध्य प्रदेश में किया जा सकता है। लेकिन मैं अभी कह रहा हूं, 2 लीडर शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर, ये ऐसे 2 लीडर हैं, वो किसी के बीच बाद डिप्टी सीएम तो नहीं बन सकते। ये अब भारतीय जनता पार्टी के निर्णय पर उनका क्या रिएक्शन होगा या क्या ये देखना महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल। और आकाश, ये लीडरशिप की जब हम बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक अगर हम सबको जानना चाह रहे हैं, एक तरफ हमने शिवराज सिंह चौहान की बात की जो 29 कमल की माला प्रधानमंत्री को पहनाने की बात कर रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि सीएम के चेहरे के साथ वो चेहरा भी बीजेपी ढूंढना चाह रही है जो 29 सीटें 24 के लिहाज से निकाल के दे सके, क्योंकि दहलीज पर खड़े हम 24 के लिहाज से आकाश। और ये जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट सत्यप्रकाश जी ने रखा है कि जो चूंकि तमाम नाम बड़े हैं ना, केंद्रीय अगर केंद्र के नेता हैं तो डिप्टी सीएम वहां देना, वो कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो मुझे लगता है 1-2 चुनाव की तस्वीरें अगर हम देखें तो लोकसभा का जो चुनाव है उसमें राज्यों की भूमिका जरूर होती है, लेकिन बहुत बड़ी नहीं होती है। वोट सिर्फ मोदी के नाम पर पड़ते हैं। ये हमने मध्य प्रदेश के बाई इलेक्शन और उसके पहले इलेक्शन में भी
देखे हैं कि मोदी का मैजिक लोकसभा के लिहाज से कैसे चलता है। तो केंद्रीय नेतृत्व लोकसभा के लिहाज से परिवर्तन को बहुत ज्यादा नहीं जोड़ सकता है, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि अभी के जो विधानसभा के नतीजे हैं, मध्य प्रदेश ही नहीं, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये दो राज्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी ने यहाँ सरकार बनाई है, मध्य प्रदेश में अपनी सरकार को बचाई है। तो ये मोदी का ही मैजिक है कि 3 हिंदी पट्टी के राज्यों में बीजेपी वापस होती है और अपनी सरकार बनाती है। तो अगर परिवर्तन होता भी है तो अभी की स्थिति में देखें तो एक लोकसभा सीट जो छिंदवाड़ा की है, वो कमलनाथ का गढ़ माना जाता है, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, वही एक लोकसभा सीट बीजेपी के पास नहीं है, जबकि 28 सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा है। तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है लोकसभा। अभी फिलहाल तो सबके मन में मध्य प्रदेश में लड्डू फूट रहे हैं और ये कल शाम तक स्थितियां बनी रह सकती हैं कि जो तमाम दिग्गज है, सबको उम्मीद, आस और सब सस्पेंस में है कि आखिर उनके साथ क्या होगा, कहीं वो मुख्यमंत्री न बन जाए। लेकिन ये कल शाम के बाद तस्वीर बहुत साफ होगी। शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो बहुत बारीक नेता हैं, इनको समझ पाना इतना आसान नहीं है। जब बीजेपी तमाम दिग्गजों को चुनाव लड़ाती है तो चुनाव प्रचार के दौरान कई बार मुख्यमंत्री भावुक होते हैं, मैं चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं, मैं चला जाऊंगा तो बड़ा याद आऊंगा। और इसके बाद अब देखिए, अभी जब जैसे ही चुनाव खत्म हुआ है, तत्काल जो धन्यवाद दिया गया, यानी कि काउंटिंग वाले दिन ही लाडली बहनों को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री केंद्रीय नेतृत्व को क्रेडिट देने से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं छोड़ रहे हैं कि उनकी योजनाओं ने इम्पैक्ट नहीं किया है। कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश है कि अगर लाडली बहना रूठी तो वो दिक्कत हो सकती है। ये मैसेज हर सभा में आप देखेंगे, जो सीटें हारी हुई हैं लगातार मुख्यमंत्री वहां पहुंच रहे हैं, जबकि बड़े नेता दिल्ली पहुंच रहे थे, मुख्यमंत्री यहाँ पर आज ही उनका पोस्ट आया था कि लाडली बहनों आज 10 तारीख है। बिल्कुल, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो केंद्र को नकार नहीं रहे, लेकिन इस बात को भी मनवाना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में जो शिवराज की योजनाएं रही हैं उसका इंपैक्ट है कि 163 सीटें आ रही हैं और कहीं ना कहीं वो अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। और इस बात को बहुत गंभीरता से लिया भी जाना चाहिए क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व इस बात को मॉनिटर जरूर कर रहा होगा। मध्य प्रदेश में जो सियासी हलचल फिलहाल चल रही है, अलग अलग नेताओं की तस्वीर, अलग अलग बयान और जो प्रतिक्रियाएं हैं, वो बहुत मायने रखती हैं। हालांकि क्या होगा ये तो केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। और अभी भी कहा यही जा रहा है, जो जैसे सत्यप्रकाश जी लंबी अनुभव रखते हैं, इसके अलावा और तमाम राजनीतिक जानकार है, वो भी कह रहे हैं मुख्यमंत्री सबसे प्रबल दावेदार हैं। लेकिन अगर केंद्रीय नेतृत्व नया चेहरा ओबीसी वर्ग में तलाश रहा है तो फिर स्थितियां जो है वो मध्य प्रदेश में बदलेंगी। इसके पीछे का एक लंबा कार्यकाल का वक्त भी होना है और कई सारे फैक्टर इसमें मायने रखते हैं। शिवराज सिंह चौहान पांव पांव वाले भैया से मामा तक का सफर है और एक लोकप्रियता भी है जो किसी अन्य नेता की उतनी ज्यादा लोकप्रियता नहीं है जो शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश में है। इकलौता ऐसा नाम है जिसे मामा कहते हैं और संभवतः देश में एक ऐसा नाम होगा। और मध्य प्रदेश में तो खास तौर पर बहुत अच्छी लोकप्रियता है, जनता के बीच सरल सहज स्वभाव के व्यक्ति हैं, कहीं बैठ खाना खा लेते हैं, कहीं भी कार्यकर्ताओं से मिल लेते हैं, किसी को भी गले लगा लेते हैं और कैसा मुख्यमंत्री चाहिए। तो ये लोकप्रियता भी बीजेपी को देखनी होगी कि वो उतने लोकप्रिय व्यक्ति को मध्य प्रदेश में ला रहे हैं। कास्टिज्म एक बड़ा फैक्टर है और वो मध्य प्रदेश में रहेगा। लेकिन जिस तरीके से सत्यप्रकाश जी कह रहे थे कि ओबीसी और एसटी आदिवासी आप दो में उलझ कर नहीं रह सकते हैं, और क्योंकि माई के लाल का बयान आपको याद हो, 2018 के नतीजे याद हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अन्य जातियां कितना इंपैक्ट मध्य प्रदेश में कर सकती हैं। इसलिए उन्हें भी मैनेज करने की कोशिश की जाएगी। अब किसको कहां एडजस्ट किया जाता है, बीजेपी की रणनीति क्या है, विजन क्या है, ये भी समझना और इसके बारे में कुछ टिप्पणी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड फैसला लेना ये बीजेपी की आदत में हमने देखा है। गुजरात में भी इस तरीके के फैसले लिए गए, विधानसभा चुनावों से पहले भी फैसले लिए गए। तो हो कुछ भी सकता है, बीजेपी करने को तो कुछ भी कर सकती है क्योंकि ये करके दिखाया है। जब वो 3 केंद्रीय मंत्री को चुनाव लड़ा सकते हैं, 3 केंद्रीय मंत्री को जिमनी जैसी हॉट सीट, जिस सीट पर जीतना बहुत मुश्किल, उस सीट पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को उतारा। इंदौर 1 की सीट जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन की सीट थी, वहां कैलाश विजयवर्गीय चुनावी मैदान में उतरे, 9 की 9 सीटें जीत कर आते हैं। मालवा निमाड़ 66 सीट जहां बीजेपी बहुत कमजोर थी, वहां बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। तो बीजेपी जो जी ठीक है, लौटूंगा अजय। अब इस पॉइंट पे अगर हम बात करें, जैसे सत्यप्रकाश जी ने कहा कि ये सीएम का चेहरा सिर्फ प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश भर की निगाहें इस पर हैं, क्योंकि 4 बार के सिटिंग सीएम रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, उसी रेस में शिवराज सिंह चौहान भी हैं, चूंकि अब अगर बनते हैं मुख्यमंत्री तो 5वीं बार शपथ लेंगे। लेकिन एक फैक्टर यह भी है ना कि अगर वो 5 बार मुख्यमंत्री के दावेदार हैं
और उसके बाद इतनी बड़ी मैंडेट के साथ अगर आप जीत रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी जैसा शब्द जो है आपके लिए अभी यूज नहीं हो रहा है, यह भी तो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है ना जो आपको ध्यान रखना होगा। वो उस पर किस तरह की चर्चाएं हैं? चौहान अगर 5वीं बार मुख्यमंत्री का पद का शपथ लेते हैं तो ये सही है कि मध्य प्रदेश में चौंकाने वाली चीजें होंगी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही थी कि समूचे मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं सीएम शिवराज सिंह के चेहरे को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन जिस तरह से चुनाव में जीत हुई है, बम्पर जीत हुई है, शानदार जीत में, तो ये साफ हो गया है कि सीएम के चेहरे फेस को लेकर तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। लेकिन ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ हर जो नेता है वो अपने आप को कार्यकर्ता ही कहता है, क्योंकि पार्टी जो दिल्ली फैसला लेता है वो सबको मान्य होता है। और जो अभी तक विधायक जो भोपाल पहुंचे हैं उनका भी यही कहना है कि जो पार्टी निर्णय लेगी हमारे लिए सर्वमान्य होगा, क्योंकि कोई भी विधायक किसी का नाम नहीं ले रहा है, चाहे वो प्रहलाद पटेल हो चाहे सीएम शिवराज हो, लेकिन खुलकर वो नाम किसी का नहीं ले रहा है कि कौन सीएम होगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में जितने भी विधायक भोपाल पहुंचे हैं, लगभग सारे विधायक भोपाल में पहुंच आए हैं, क्योंकि कल विधायक दल की बैठक है। वो कोई भी नाम खुलकर, चाहे सीएम शिवराज का हो, चाहे प्रहलाद का हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर का हो, किसी का भी नाम नहीं ले रहा है कि सीएम कौन होगा। लेकिन उनका भी ये कहना है कि भाई मध्य प्रदेश में जो भी पार्टी फैसला करेगी, आला कमान फैसला करेंगे, वो सबको सर्वमान्य होगा। तो मध्य प्रदेश में कल तस्वीरें लगभग साफ हो जाएंगी कि आखिर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन चर्चाएं इन 4-5 नामों जो सांसद हैं, जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उन पर चर्चा जरूर है कि मध्य प्रदेश में ये सीएम बन सकते हैं। सबका अपना अपना एनालिसिस है। लेकिन ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी हर बार चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जानी जाती है। तो इस बार किसका नाम देती है, मध्य प्रदेश के सामने किसका नाम रखती है, विधायक दल उसी को चुनेगा और तस्वीरें भी कल साफ हो जाएंगी कि आखिर एमपी का सीएम कौन होगा। ठीक है सत्यप्रकाश जी, अभी अब संभावनाओं पे जब बात की जा रही है, 4-5 नाम हैं, बहुत सारी उम्मीद हैं, आशाएं हैं, और तमाम नेताओं के जो समर्थक हैं वो अपने नेताओं को मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं। ऐसे में अब जो डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला आपने बात की है, अब ये तो तय कि इन 4-5 में से एक ही मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसे में जो और नेता हैं, जो जिनको निराशा के रूप में हम कहें, जो समर्थक निराश होंगे, भाई उनकी उम्मीदें अगर नहीं पहुंचेंगी, तो क्या लगता है जो निराशा है वो कहीं नाराजगी में तब्दील होगी? हालांकि बीजेपी संगठनात्मक रूप से बड़ी मजबूत है। आज हमने छत्तीसगढ़ में देखा, अरुण साव का नाम सबसे आगे चल रहा था, रमन सिंह का नाम था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह खुद दावा पेश करते हैं, ब्रजमोहन अग्रवाल मोहर लगाते हैं, अरुण साव खुद नाम लेते हैं, और संगठनात्मक जो उनकी प्रक्रिया है वो आज देखने को मिली। क्या मध्य प्रदेश में भी सब कुछ कंट्रोल कर लिया जाएगा? इंटरनल डिससेटिस्फैक्शन तो सब में होता है, क्योंकि सभी राजनीति में आते हैं तो उनकी ख्वाहिशें होती हैं। अगर नहीं तो फिर वो हिमालय में जाके तपस्या करेंगे। इतना त्याग राजनीति में नहीं होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसकी अपने संगठन पर, यानी जो प्रेजेंट लीडरशिप है उसका जबरदस्त कंट्रोल है। तो किसी लीडर की इतनी हिम्मत नहीं है कि अगर वो उससे डिससेटिस्फाइड होकर या कुछ नुकसान पहुंचाने की सोचे, तो वो तो संभावना मुझे आज के दौर में शून्य लगती है। लेकिन एक चीज है कि अगर ओबीसी में शिवराज नहीं, और कहीं अगर ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो कंटेंडर्स हैं उनमें से ही कुछ कंटेंडर्स प्रहलाद पटेल का भी विरोध कर रहे हैं, ऐसे में अगला आदमी कौन होगा? तो हो सकता है कि सीएम शिवराज के करीब माने जाने वाले या और सेंट्रल लीडरशिप से जुड़े हुए भूपेंद्र सिंह, वो भी एक बड़ा नाम है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, अच्छे वोटों से जीते हैं, कई बार के विधायक हैं, कंट्रोवर्शियल नहीं है, सॉफ्ट स्पोकन है, और यह भी नहीं जाना जाता है कि वो पर्टिकुलर ओबीसी में, इस जाति ओबीसी में एक बड़ा चक्कर है कि ओबीसी में रिप्रेजेंट करना, यानी यहां पर 50, 60, 100 जातियां मिला के एक ओबीसी कम्युनिटी बनती है, उसको रिप्रेजेंट एक पर्टिकुलर जाति का व्यक्ति नहीं कर सकता। प्रहलाद जी वो लोधी कम्युनिटी की हैं, हालांकि उनकी पॉपुलेशन बहुत अधिक है। ऐसे में क्या वो सभी को समा लेंगे जैसा कि शिवराज जी ने समाया? हाँ, ये जो नाम मैंने भूपेंद्र सिंह बताया, ये कहीं ना कहीं उस प्रकार का नाम है। जितना मैं जानता हूं कि उनको ये नहीं जाना जाता कि वो किस ओबीसी कम्युनिटी के हैं, हालांकि वो उस पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कहीं प्रहलाद की राह में रोड़ा बना तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे डिसीजन लेती तो है कि कहीं उसको ले ले, तो अगला आदमी हो सकता है भूपेंद्र सिंह हो। बिल्कुल सत्यप्रकाश जी, देखना बड़ा खास होगा, हो और आज रात का इंतजार है क्योंकि कल विधायक दल की बैठक है। लेकिन कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि नाम लगभग तय हो गया होगा। विधायक दल की जब बैठक होगी उसमें नाम को प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा है, अमित शाह ने बहुत समय पहले जब रैलियां हुई थी तो कह दिया था कि आप विष्णुदेव साय को जिता के लाइए, हम बहुत बड़ा
आदमी बनाएंगे, बहुत बड़ा पद देंगे, तो लगभग संभावनाएं वहां से तय हो गई थी। उससे अगर एक अंदाजा लगाएं तो मोटे मोटे तौर पर सीएम का नाम जो है लगभग तय होगा। कल ऑब्जर्वर्स जब पहुंचेंगे और देखना होगा क्या ये नाम जो संभावित आकाश चर्चा कर रहे हैं, अजय बता रहे हैं, सत्यप्रकाश जी आप जो नाम बता रहे हैं वही होते हैं या कोई चौंकाने वाला नाम होगा, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आकाश आपका, अजय आपका, सत्यप्रकाश जी आप तीनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। अग्नि परीक्षा में आज हमने बताया देखना बहुत खास होगा